कैंसर बहुत यंग बच्चों में क्यों दिख रहा है, जैसे 10 साल? एक्सरसाइज ना करना, डाइट अच्छी नहीं लेनी, प्रोसेस्ड मीट खा रहे हो। कैंसर भी एक हेरिडिटी डिजीज है। कैंसर फैमिली में यस इट इज अ हेरिडिटरी डिजीज बट नॉट इन ऑल कैंसर्स। एआई किस तरीके से मेडिकल फील्ड में बेनिफिशियल हो सकती है? सो आपको कैंसर डिटेक्शन से लेके कैंसर ट्रीटमेंट में हर जगह काम आए नवोदय में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? कि बिना हार्डवर्क के कुछ नहीं मिलता। कैंसर के बारे में बात करने से पहले मैं आपकी लाइफ के बारे में बात करूंगा। आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको डॉक्टर बनने के लिए इंस्पिरेशन मिली? ऐसा कोई सपना डॉक्टर बनने का था नहीं। 11th क्लास बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट था कि शायद पढ़ के ही आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट नहीं करने थे, पढ़ना था। तो बायोलॉजी मीन्स सेल्फ स्टडी हम कर रहे थे। एक हमारे ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर आए थे, उन्होंने बोला यार बायोलॉजी बड़ी अच्छी है आपकी, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। कुछ पास स्टक कर जाता ना, कुछ स्ट्राइक किया मेरे माइंड में, यार टीचर ने बोला डॉक्टर बनना चाहिए। उस टाइम मेरी क्लास के स्टूडेंट कोई आईआईटी के लिए तैयारी करने की सोचता था, को डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के पेपर्स लेके आते थे और तैयारी करते हैं। मैं सच कोई तैयारी नहीं कर रहा था, पर मेरे दिमाग में आ गया था कि डॉक्टर बनना। अब ये नहीं पता था बनना कैसे है, डॉक्टर बनना। जब 12th क्लास के बाहर आए तो समझ में आया कि कोचिंग लेनी पड़ेगी, कोचिंग मिलेगी मेडिकल एजुकेशन के लिए, फिर एंट्रेंस होगा। पर दिमाग में सनक चढ़ गई थी कि डॉक्टर बनना, चढ़ी हो मैंने। अभी हम चारों तरफ देख रहे हैं एआई के बारे में बात चल रही है। एआई किस तरीके से मेडिकल फील्ड में बेनिफिशियल हो सकती है या अभी करंट में है, या एआई का यूज करके हम किसी भी पर्टिकुलर डिजीज को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं? यस, सो एआई जो है ना, एआई खाली मेडिकल एजुकेशन में नहीं है, मेडिकल या हेल्थ में नहीं है, एआई हर चीज में आ रही है। सो अगर एआई की बात मैं करूं आपसे मेडिकल में, सो आपको कैंसर डिटेक्शन से लेके कैंसर ट्रीटमेंट में हर जगह काम आ रहा है। आपके कैंसर डिटेक्शन में अर्ली डिटेक्शन कर सकती है एआई, कैंसर ट्रीटमेंट को बेटर बना सकती है एआई, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि भी आपको गाइड करेगी। अब मान लो कैंसर डिटेक्शन की मैं बात करूं तो एआई बेस्ड स्क्रीनिंग ब्रेस्ट कैंसर के लिए आ गई है, ओरल कैंसर्स के लिए आ गई है, सर्वाइकल कैंसर्स के लिए आ गई है। वो सब एआई बेस्ड है। एआई है क्या? इसे डाटा कलेक्शन, और उस डाटा को देख के आप डिटेक्ट करते हो। ऐसे ही जैसे एक्सरे आ गए एआई बेस्ड, जिसमें आप लंग नोड्यूल्स में, लंग में छोटी छोटी गांठों को सस्पेक्ट कर सकते हो, ये कैंसर भी हो सकती है, नहीं हो सकती। पुराने टाइम में एक्सरे में जब तक बड़ा सा नहीं दिखेगा आप कैंसर नहीं मान सकते, बट अब एआई बेस्ड एक्सरे में थोड़ा सा आइडिया ज्यादा हो जाता है। तो कैंसर डिटेक्शन को बेटर कर रही है। सेकेंड, ट्रीटमेंट में रोबोटिक्स जो है वो एआई का ही पार्ट है, छोटा सा पार्ट है पर एआई का ही पार्ट है, जिसमें आप उस सर्जरी को टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ बेटर बना रहे हो कि कॉम्प्लिकेशन हमारे पेशेंट को कम हो। कैंसर के क्योर की बात अलग है और कैंसर की जो कॉम्प्लिकेशन है ट्रीटमेंट की वो अलग है। तो कैंसर की कॉम्प्लिकेशंस कम हो, उसमें रोबोटिक सर्जरी ने बहुत हेल्प किया है एआई बेस्ड। बट आने वाले टाइम में एआई इज गोइंग टू बी अ मेजर थिंग फॉर एवरी ट्रीटमेंट इन मेडिकल हेल्थ। सो लाइक जब भी मुझे कोई ट्रीटमेंट करना है, लाइक मैं किडनी कैंसर को ट्रीट कर रहा हूँ, तो एआई बेस मेरे पास मैपिंग होगी कि ट्यूमर यहाँ है, मुझे यहाँ जाना है, इस साइड में नहीं जाना। वो सारी चीजें एआई बेस्ड होंगी। बट एआई एक चीज होती है कि एआई फील नहीं करती। फील मीन्स मैं पेशेंट के सामने बैठ के फील करता हूँ, आई कैन फील कि पेशेंट क्या चाहता है। एआई नहीं है, एआई डाटा है बस। तो एक चीज जो मिस रहेगी वो यही रहेगी कि आप फीलिंग्स के साथ ट्रीट नहीं करोगे, आप डाटा के साथ ट्रीट करोगे आने वाले टाइम। AI can replace doctors? At present, I will say no, but future I cannot say. So people started saying that कि AI may replace doctors, but मुझे ही नहीं लगता कि doctors replace हो जाएंगे. AI is going to help us to give better treatment to our patients, but totally it will be replacing doctors. I cannot say that, but it's not possible. कैंसर इतना तेजी से बढ़ रहा है, उसको एफोर्डेबल बनाने के लिए हम क्या स्टेप ले सकते हैं या गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है? सो कैंसर ट्रीटमेंट रियली अफोर्डेबल नहीं है। ये स्टोन की तरह नहीं है, आपको किडनी में स्टोन हो या गोल्ड ब्लैडर में एक बार आपने ट्रीटमेंट कराया, दोबारा आपको चेकअप की जरूरत ही नहीं है। कैंसर हो गया, कैंसर का ट्रीटमेंट लंबा, सर्जरी, रेडिएशन, कीमो, इम्यूनो, फिर दोबारा हो गया, दोबारा ये चीजें, इट्स ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस विद लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। हमारे देश का काफी कुछ जीडीपी का खर्चा कैंसर ट्रीटमेंट पे होता है।
तो मेरा मानना है अगर इतना पैसा जो कैंसर ट्रीटमेंट पे खर्च होता है उसको हम कैंसर चेकअप में करें, स्क्रीनिंग में, तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। हमारे देश में क्यों इतना खर्चा हो रहा है? क्योंकि हमारे देश में 80 to 85% कैंसर्स एडवांस स्टेज पे मिलते हैं। एंड एडवांस स्टेज मीन्स मोर एक्सपेंसेस, अर्ली स्टेज मीन्स लेस एक्सपेंसेस, मोर क्योर। एंड जो आपका वर्क आवर लॉस होता है, जो आपकी जॉब वो भी ज्यादा हो रहा है। सो खर्चा भी है, आपकी जॉब का भी है, आप जॉब नहीं कर पा रहे, आपकी इनकम भी नहीं हो पा रही, सारी चीजें हैं। तो अगर कैंसर को आप जल्दी डिटेक्ट कर सकते हो तो आप दोनों चीजें बचा सकते हो। एक, खर्चा ज्यादा नहीं होगा, दूसरा आपके वर्क आवर लॉस नहीं होगा, मीन्स आपकी जॉब का लॉस नहीं होगा। तो इसके लिए स्क्रीनिंग, मास लेवल पे स्क्रीनिंग करना जरूरी है। जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव हो सकता है कि गवर्नमेंट एक रूल निकाले कि भी कोई भी किसी भी प्रोफेशन में जाता है तो उसका थोरो चेकअप होना जरूरी है, चाहे वो सरकारी जॉब में, चाहे प्राइवेट जॉब में। एंड मास लेवल पे स्क्रीनिंग मीन्स विलेज लेवल पे रिकमेंड करो कि भी हाँ स्क्रीनिंग जरूरी है, एजुकेट करो, स्क्रीन करो, क्योंकि स्क्रीनिंग का खर्चा ज्यादा नहीं है। तो ये हुआ स्क्रीनिंग में। फिर आप तो ट्रीटमेंट कॉस्टली है, ट्रीटमेंट में गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकती है या मैं खुद को कैसे हेल्प कर सकता हूँ? तो गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम्स निकाली हुई है मेनली कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, पीएम फंड, सीएम फंड। बट वो 3 लाख 5 लाख, 3 लाख 5 लाख हम कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत मिनिमल अमाउंट मानते हैं, बट यस इट इज हेल्पिंग यू। आयुष्मान ले आए, आयुष्मान 5 लाख का ले आए, बट आई थिंक कैंसर ट्रीटमेंट उससे अफोर्डेबल नहीं बनता। फिर आप इंश्योरेंस भी ले लो, अपनी पर्सनल इंश्योरेंस है, उससे भी कैंसर कितने ले लोगे? 5 लाख की, 10 लाख की। पर इंश्योरेंस को लोग मानते हैं कि अननेसेसरी एक्सपेंस है, मुझे तो कभी बीमारी होगी ही नहीं, मैं क्यों लूं इंश्योरेंस? उसका जो प्रीमियम जा रहा है वो फालतू का एक्सपेंस है मेरे ऊपर। तो एक मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूं, एक गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एजुकेट करे, स्क्रीन करे, और कैसे हम ट्रीटमेंट को सस्ता बना सकते हैं। लाइक जो अभी डिस्कशन था अभी, कैंसर ड्रग्स, जो सबसे कॉस्टली ट्रीटमेंट क्या है? कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, उसको कैसे सस्ता किया जाए, तो कस्टम ड्यूटी कम या टैक्सेशन कम किया जाए तो ड्रग सस्ती हो सकती है। या आप जो हम जेनेरिक ड्रग्स की बात कर रहे हो, अगर अच्छी क्वालिटी की जेनेरिक ड्रग्स आती हैं, सस्ती आती हैं, बाहर से नहीं आती, तो आप अफोर्डेबल बना सकते हैं। बट इन सब में सबसे जरूरी है कैंसर को जल्दी डिटेक्ट करना और ज्यादा क्योर रेट देना, जो बहुत जरूरी है। वो बिना स्क्रीनिंग के वो नहीं मिल पाएगा। और स्क्रीनिंग लोग 2 रीजन से नहीं कराते, एक डर से कि कुछ मिल गया, तो दूसरा स्क्रीनिंग में जो खर्चा आता है लोग उसको भी अफोर्ड नहीं करना चाहते। यूएस में जाओगे स्क्रीनिंग भी इंश्योरेंस में कवर है, इंडिया में इंश्योरेंस में कवर नहीं है। अगर इंश्योरेंस में या गवर्नमेंट स्कीम देती है आपको कि स्क्रीनिंग विल बी कवर्ड बाय गवर्नमेंट, तो मे भी सारे लोग स्क्रीनिंग करा लेंगे। वो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव हो सकती आपने बात की जेनेरिक ड्रग्स की, तो जेनेरिक ड्रग्स जो नॉर्मल ड्रग्स है उससे कैसे अलग है? सो जो जेनेरिक ड्रग्स है वो कह रहे हैं कि भी इंडियन कंपनी बना रही है और थोड़ा सस्ता बना रही है। अब लोग हमसे पूछते हैं कि सर जेनेरिक बेटर है या फॉरेन वाली बेटर है, तो इसका आंसर तो हम भी नहीं दे पाते। बट अगर हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड से, ठीक से, चेकअप से बनाए जाएंगे तो जेनेरिक ड्रग्स कैन बी गुड। क्वालिटी कंट्रोल मींस सो मेनी ड्रग्स कंपनी नाउ मेकिंग ड्रग्स, तो उन पे कंट्रोल होना जरूरी है। अगर एक अच्छी कंपनी जेनेरिक ड्रग्स बनाती है, यस इट इज इफेक्टिव। पर अगर छोटी मोटी कंपनी, सारी फार्मा कंपनी कैंसर के ड्रग्स बनाने में घुसेंगी तो क्वालिटी कंट्रोल विल नॉट बी गुड। जो फैमिलीज हैं जो अभी कैंसर से जूझ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? सो जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, वो ट्रीटमेंट में है, सो मैं कहता हूं कि दे हैव टू गेट देयर ट्रीटमेंट विद होप। होप मीन्स आशा कि हाँ मैं ठीक होऊंगा। विद फेथ, फेथ मीन्स डॉक्टर में फेथ, ट्रीटमेंट में फेथ। एंड विद करेज, करेज मीन्स यार दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, you need help from your family, your friends, everyone, from your doctors also. So hope, faith, courage ये बहुत जरूरी है ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट। लक बहुत जरूरी है, लक इन द सेंस कि भी sometimes you get the best treatment, sometimes you don't get the best treatment, you get the best doctor, sometimes you don't get the best doctor, वो भी बहुत जरूरी है। So you have to believe your doctors, you try to go for the best doctors, but sometimes they are not affordable, but at least you can go and take opinion from them so that आपको कोई गलत ट्रीटमेंट ना दे, वो बहुत जरूरी है। कि कैंसर ही सबसे डेंजरस डिजीज है अभी, क्या ये मिथ है या फिर ये सच्चाई है? देखो कोविड आया, लोग कोविड से डरे, डेंगू आता है, डेंगू से डरते हैं। जिसको डेंगू हो गया उसको नहीं पता वो ठीक होगा या जाएगा, कोविड हो गया नहीं पता था लोगों को बचेगा या मरेगा। पर कैंसर ऐसा नहीं कि हुआ तो वो लाइफ खत्म।
कैंसर क्योरेबल डिटेक्ट होता तो क्योर होता है सर्टेनली, पर ऐसा है कि हर इंसान को आप क्योर नहीं कर सकते। तो कैंसर वर्ड के साथ डेथ सेंटेंस जुड़ी हुई है, बाकी बीमारियों के साथ नहीं डरी हुई। तो लोगों में जैसे कोविड का भय आया था, वैसे कैंसर का भय सदियों से चल रहा है। वो भय ही हटाना है कि कैसे हटाओगे, एजुकेट करके कि भी नहीं ये क्योरेबल है, चेकअप कराओ जल्दी ठीक हो जाएगा, वो बहुत जरूरी है। कैंसर के साथ मिथ्स भी बहुत है। कैंसर का ट्रीटमेंट भी दुनिया दे रही है, हर गली नुक्कड़ पे कैंसर का ट्रीटमेंट देने वाले लोग हैं। बहुत जगह बैठ दोगे, बिना रेडियो, बिना कीमो, बिना सर्जरी कैंसर का इलाज, एंड लोग ढूंढते हैं उसको, एंड लोगों को ठीक होना है। और जहां लोगों को कोई 100% गारंटी देगा कि मैं ठीक कर दूंगा, लोग वहीं जाएंगे। एक एलोपैथिक डॉक्टर आपको 100% गारंटी कभी नहीं देगा, वो आपको फैक्ट्स पे बात करेगा, साइंस पे बात करेगा। जो डॉक्टर्स ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो फ्री में दे रहे हैं, जो वैसे दे रहे हैं, नाम के लिए दे रहे हैं, कई बार वो कहते हैं 100% ठीक हो जाएगा। वो 100% जहां आ गया ना, वहां वो पक्का गड़बड़ है, गलत है, बेवकूफ बना रहा है, वो नहीं होना चाहिए। क्या कैंसर कभी 100% क्योर होने के चांसेस हैं इन फ्यूचर? सो कैंसर 100% क्योर मीन्स कैंसर डिपेंड करता है कहाँ का, किस स्टेज पे। तो अगर मैं बात करूं गॉल ब्लैडर कैंसर, अगर वो पहली स्टेज पे, उसको T1A कहते हैं, पे डिटेक्ट होता है, 100% क्योरेबल है, सिंपल गॉल ब्लैडर सर्जरी से। थायराइड का कैंसर है, पहली स्टेज पे 98% क्योरेबल है। प्रोस्टेट कैंसर अगर पहली स्टेज पे तो 80-90% क्योरेबल है। पर आप पेशेंट को बोलो कि हाँ मैं सर्जरी करूंगा, 100% क्योर है, एक बार तो 100% क्योर है, बट उस कैंसर की फितरत है कि दोबारा आने के चांस होंगे, डिपेंडिंग अपॉन वो कैंसर किस ऑर्गन का है, किस तरह का है, और क्या आपका ट्रीटमेंट हुआ। सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, एंड आपको रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी है। 100% वर्ड इज नॉट करेक्ट, 2% है वैसे तो, या 0 या 100। जो ठीक हो गया उसके लिए 100 हो गया, जिसके लिए ठीक नहीं हुआ वो 0 हो गया। बीच की 70, 80, 90% इज अ परसेंटेज बेस्ड ऑन साइंस की इतने लोग ठीक हो सकते हैं। जो ठीक हो गया वो 100 में आ गया, जो ठीक नहीं हुआ 0 में आ गया। क्या कैंसर की वैक्सीन आ सकती है? सो वैक्सीन, जो कैंसर वैक्सीन की बात करते हैं कि कैंसर होने के बाद क्या वैक्सीन इफेक्टिव है, ऐसा कोई वैक्सीन अभी नहीं है। मे बी फ्यूचर में वी कैन हैव जीन बेस्ड वैक्सीन, जीन थेरेपी हम बोलेंगे, बट अभी जो रशियन कैंसर वैक्सीन की भी हम बात करते हैं, तो वैक्सीन ऐसा ट्रायल फेजेस पे चल रहा है कि वो ट्रायल दे रहे हैं कि क्या हम कोई वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं, एंड दैट इज मेनली फॉर स्किन कैंसर राइट नाउ, मेलेनोमा। तो हमें हर कैंसर के लिए कोई वैक्सीन अभी डेवलप नहीं है, और अभी कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं लग रही कि ऐसा कोई वैक्सीन बनेगा जो कैंसर को ठीक कर देगा लगते ही। पर कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए मैंने बोला HPV वैक्सीनेशन फॉर सर्वाइकल कैंसर इज ऑलरेडी डेवलप्ड, एंड इट विल डिक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर इन फीमेल्स। हम जैसे बात करें फ्लू के बारे में, तो वो एक पैंडमिक बना, उस पर्टिकुलर समय पे ऐसे सोचते थे कि ये इसके लिए कोई वैक्सीन वगैरह नहीं आ सकता या फिर क्यूरेबल नहीं है। क्या हम उतना सोच नहीं पा रहे कि उसके लिए कोई वैक्सीन आएगा, या सच में आने की पॉसिबिलिटी कम? जो फ्लू शॉट्स हैं, जो फ्लू वैक्सीन है, वो हर 6 महीने में, साल में दोबारा लगवाना पड़ता है आपको। तो ऐसा वैक्सीन नहीं है वो कि आपको फ्लू दोबारा नहीं होने देगा, पर लग गया लाइफ में। सो वायरस जो होते हैं, वायरस अपनी कवरिंग बदलते हैं, तो इट कैन नॉट बी, इट इज नॉट पॉसिबल कि भी आप एक वैक्सीन दिया और आपको जिंदगी में फ्लू होगा ही नहीं। तो ऐसा क्यों कैंसर के लिए हो सकता है? कैंसर मैंने बोला एक HPV वैक्सीनेशन है, दूसरा हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का भी वैक्सीनेशन है, जो हेपेटाइटिस नहीं होने देगा, बिकॉज हेपेटाइटिस अगर आपको होता है तो आपको फ्यूचर में लीवर कैंसर का रिस्क होता है। सो आप जो इन्फेक्शन से रिलेटेड कैंसर्स हैं, जिसमें सर्वाइकल कैंसर आ गया, लीवर कैंसर आ गया, उनके लिए वैक्सीन जरूर डेवलप कर सकते हैं कि वो प्रिवेंट कर दें उसको। पर कैंसर होने के बाद वैक्सीन लग जाए कोई और कैंसर ठीक हो जाए, ऐसा वैक्सीन अभी नहीं है। फ्यूचर ना मैं बता सकता, ना बता सकते, फ्यूचर का नहीं पता, बट यस देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन कैंसर। पहले एक स्टेज 4 पे कैंसर के क्योर के रेट 0 होते थे, आज भी क्योर रेट 0 है। पर लाइफ जो पहले हम कैंसर स्टेज 4 में 3 महीने 6 महीने की कहते थे, अब लोग 10 साल भी निकाल रहे हैं। वो हमारे जो ट्रीटमेंट में रिसर्च हुई, इम्यूनोथेरेपी आई, टारगेट थेरेपी आई, उनकी वजह से है। कभी सोचा नहीं था कि एक टैबलेट से कैंसर 10 साल कंट्रोल हो सकता है। अब लंग कैंसर होता है कंट्रोल। तो रिसर्च तो चल रही है कि आप क्योर भी करो या लाइफ सर्वाइवल बढ़ाओ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, इट विल हैपन। कैंसर बहुत यंग बच्चों में क्यों दिख रहा है, जैसे 10 साल 12 साल? पहले इंडिया में ऐसा नहीं। डिपेंड करता है कि कौन सा कैंसर, लाइक ब्लड कैंसर बच्चों में कॉमन है,
यस, थायराइड कैंसर बच्चों में कॉमन है, पर जो नॉर्मल कैंसर पहले बच्चों में नहीं होते थे वो आजकल बच्चों में मिल रहे हैं, लाइक कोलोरेक्टल, कोलोन का, रेक्टम का, ब्रेस्ट का, थायराइड तो होता है बच्चों में। तो ये कैंसर्स, लिम्फोमा काफी बच्चों में मिलते हैं। तो उसका रीजन मैंने बोला, उसका रीजन मेनली जो कोलोरेक्टल है या ब्रेस्ट है वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। लाइफस्टाइल मींस ओबेसिटी, ओबेसिटी कोलोरेक्टल कैंसर भी कर सकती है, ब्रेस्ट कैंसर भी कर सकती है। एक्सरसाइज ना करना, हार्मोनल इम्बैलेंस कैन लीड टू बोथ ब्रेस्ट एंड कोलोरेक्टल कैंसर। डाइट अच्छी नहीं लेनी, डाइटरी फाइबर्स नहीं है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, प्रोसेस्ड मीट खा रहे हो, रेड मीट खा रहे हो, इट कैन लीड टू कोलोन कैंसर। तो लाइफस्टाइल चेंज करना ही पड़ेगा। ये हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करें कि कैंसर है क्या, तो आप उसको कैसे मतलब लोगों को समझ में अगर सरल भाषा में कैंसर को समझना है तो दो चीजें समझो। एक हमारे शरीर के नॉर्मल सेल्स होते हैं, और नॉर्मल सेल्स का टूटना बनना एक बैलेंस है, वो हमारे जीन से कंट्रोल्ड है। जब ये बैलेंस बिगड़ता है, मीन जो जीन्स बिगड़े जो कंट्रोल कर रहे हैं सेल ग्रोथ को, उनमें कोई म्यूटेशंस मींस चेंज आया तो ये जो बैलेंस है टूटना और बनना बिगड़ता है। बनने ज्यादा शुरू हुए, टूटने कम, तो एक आपने ग्रोथ, फिर एक टाइम आएगा वो म्यूटेशन मींस जीन में फिर चेंज आया जिससे वो ग्रोथ कंट्रोल थी वो अनकंट्रोल होनी शुरू हुई। हमारे नॉर्मल सेल्स ही थे जो टूटने बंद हुए, ग्रोथ होनी शुरू हुई, ग्रोथ कंट्रोल नहीं हुई और ग्रोथ हुई, फिर उनमें एक और चेंज आएगा जिससे वो फैलना शुरू करेंगे। तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये नॉर्मल सेल्स ही हैं जो बिगड़ गए, एंड यही एक गांठ बना लेते हैं और यही फिर स्प्रेड होना शुरू करते हैं। ये सब बैलेंस बिगड़ा है। सो बिगड़े हुए बच्चे की तरह मानो कि ये कंट्रोल में नहीं रहे और ये हमारे कैंसर सेल्स की तरफ बढ़ गए। जनरली कितने प्रकार के कैंसर होते हैं जो अभी तक देखे गए हैं? सो कैंसर एक वर्ड है नॉर्मल लोगों के लिए, पर कैंसर डिफरेंट टाइप्स के हैं, 100 से भी ज्यादा कैंसर टाइप्स हैं। तो एक ऑर्गन में भी डिफरेंट डिफरेंट कैंसर हो सकते हैं। लाइक मैं लंग कैंसर की बात करूं, लंग में ही स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, 3 टिपिकल टाइप के कैंसर मिल जाते हैं। फूड पाइप कैंसर में स्क्वैमस सेल एडिनोकार्सिनोमा। तो ये टाइप एक ऑर्गन में भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं। तो इसलिए जो कैंसर की जो नॉलेज है लोगों को, जनरल उनको कैंसर वर्ड पता है बस। हर कैंसर का ट्रीटमेंट, स्टेज, सर्वाइवल, प्रोग्नोसिस सब डिफरेंट होता है। तभी एक डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है। तभी लोगों को लगता है कैंसर हुआ तो मैं गया। हर कैंसर की स्टेज, हर कैंसर का ट्रीटमेंट सब डिफरेंट है, क्योर रेट भी डिफरेंट है। कैंसर के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या है? तो सबसे बड़ा मिथ जो हम लोग फील करते हैं कि भी अगर मेरे को बायोप्सी करोगे तो कैंसर फैल जाएगा, एक मिथ तो ये है। दूसरा मिथ कि कीमोथेरेपी जहर है और अब जहर देके कैंसर सेल्स को मार दो, वो कीमोथेरेपी जहर नहीं। ये दो मिथ बहुत कॉमन हमारे लोगों में जो दिमाग से निकलने चाहिए। जनरली देखा जाता है कीमोथेरेपी के बाद इंसान में बहुत ज्यादा बेचैनी, एंजाइटी ऐसा कुछ दिखता है, उसके पीछे रीजन क्या है? वो आप बेसिक ये देखो कि कीमोथेरेपी किस बेस पे काम करती है। तेज बढ़ने वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। कैंसर सेल्स तेज बढ़ रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगी। तो ऐसे नॉर्मल सेल्स जो हमारे तेजी से बढ़ते हैं, हेयर्स, स्टमक की लेयर, कोलोन की लेयर, तो ये सेल्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं। तो अगर कोलोन की लेयर तो डायरिया होने का चांस रहेगा, अगर स्टमक की लेयर तो एसिडिटी होने के चांस रहेंगे, हेयर लॉस होता है, आपके जो सेल्स हैं इम्यून सेल्स वो वीक होते हैं, तो आपको इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। तो नॉर्मली कीमोथेरेपी के साथ ये साइड इफेक्ट वाजिब है, होंगे, बट इनको कम करने का, साइड इफेक्ट कम करने का हमारे पास मेडिसिन होते हैं जो हम एंटीबायोटिक्स, इन्फेक्शन की दवाई देते हैं, या हम एंटासिड, एसिडिटी की दवाई देते हैं ताकि ये चीजें ना हो। उसको प्री मेडिकेशन कहते हैं। हर पर्सन को, हर इंसान को साइड इफेक्ट डिफरेंट हो सकता है सेम मेडिसिन से, सबकी अलग अलग ससेप्टेबिलिटी है। तो यही चीज हम जब ट्रीटमेंट देते हैं तो डिस्कस करते हैं। एक जो पेशेंट है वो क्योर हो चुका है, मतलब वो सही हो गया है, फिर उसको रिकरिंग जैसे चांस होते हैं कैंसर में, उसको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि रिकरिंग ना हो? सो रिकरेंस के चांसेस, आई सेड अगेन, यू आर क्योर्ड। नाउ फर्स्ट थिंग इज यू शुड हैव ए रेगुलर फॉलोअप। रेगुलर फॉलोअप आपकी बीमारी को जल्दी पकड़ लेगा, रोकेगा नहीं। बट नाउ यू आर क्योर्ड, यू शुड फोकस ऑन गुड डाइट एंड एक्सरसाइज एंड ए हेल्दी माइंड, मीन्स मेंटली स्ट्रॉन्ग। तो ये बहुत जरूरी है ताकि आपकी इम्यूनिटी, इम्यून सेल्स एक्टिव रहे, और कैंसर सेल्स अगर होते हैं उसे लड़े, तो आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी है।
मेडिकल साइंस और अभी बहुत सारे रिसर्च चल रही है, उसमें क्या ये देखा जा रहा है कि कैंसर भी एक हेरिडिटी डिजीज है? कैंसर फैमिली में यस इट इज हेरिडिटरी डिजीज बट नॉट इन ऑल कैंसर्स। सो अगर जो कॉमन कैंसर्स की बात करूं जिसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत कॉमन है, एक ओवेरियन कैंसर, एक ब्रेस्ट कैंसर, एक कोलोरेक्टल मीन्स बड़ी आंत का कैंसर, यानी 5 से 10% ही। ऐसा नहीं है कि 80 to 90% जो कैंसर्स हैं वो फैमिली हिस्ट्री नहीं है उनमें, वो आपके लाइफस्टाइल से, आपके खान पान से, एक्सरसाइज, अल्कोहल, टबैको से रिलेटेड है। तो लाइफस्टाइल मेजर रिस्क फैक्टर है फॉर कैंसर्स, नॉट फैमिली हिस्ट्री। ऐसी फैमिली जिनमें कैंसर होने के हाई रिस्क है, जेनेटिक टेस्टिंग ने वो प्रेडिक्ट करने में हेल्प करी है? बिल्कुल। सो फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की भी पॉजिटिव है, लाइक एक फैमिली में 2 लोगों को, मदर एंड डॉटर या दोनों सिस्टर्स को ब्रेस्ट कैंसर है, तो उनकी फैमिली हिस्ट्री एक तरह से पॉजिटिव मानेंगे। उनमें हम जेनेटिक चेकअप जरूर कराएंगे कि भी इनके फैमिली में कोई जीन म्यूटेशंस तो पॉजिटिव नहीं है। और वो जीन म्यूटेशन अगर पॉजिटिव आते हैं तो फैमिली मेंबर्स सारे चेक होते हैं कि सब में वो म्यूटेशन तो नहीं है, और हम ही मानते हैं जिन वो म्यूटेशन आएगी तो उनमें 50 to 80% चांस कैंसर डेवलपमेंट का है। तो देन प्रिवेंटिवली एज ए डॉक्टर आई कैन टेल देम कि भी आपको कैंसर होने का रिस्क है एंड दिस इज द प्रिवेंटिव मेजर, ऐसे इसको बचा सकते हो चेकअप करा के या प्रोफिलेक्टिक सर्जरी करा के, मींस बिफोर कैंसर उससे पहले सर्जरी करा लो। ऐसे ही कोलोन में भी है ब्रेस्ट की तरह, ऐसे ओवेरियन कैंसर में भी है। तो इन कैंसर्स में हम एक एनालाइज करते हैं कि फैमिली हिस्ट्री कितनी पॉजिटिव है। अगर है तो जेनेटिक टेस्ट कराओ, जेनेटिक टेस्ट पॉजिटिव आया तो फैमिली मेंबर्स का जेनेटिक टेस्ट कराओ और उनको रिकमेंड करो प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी बिफोर एनी कैंसर डेवलप। मैं अपने बारे में एक बात बताता हूँ कि मैंने इससे जब एआई के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे एक आइडिया आया कि मेडिकल फील्ड में हम एआई का कैसे यूज कर सकते हैं। मैं ये सोच रहा था कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, तब उनको ये चीज़ समझ में आती है कि कौन सी डिजीज़ को कैसे ट्रीट करना है। एआई को इतना डेटा दे देते हैं कि वो हर चीज़ को समझ जाएगा, और जब कोई एक पेशेंट आता है और वो अपनी हर चीज़, जैसे हम उसको एआई उस पेशेंट की सभी चीज़, क्या उसके डेमोग्राफिक है, वो क्या फूड हैबिट्स हैं, उसको अभी लास्ट 10 डे से क्या प्रॉब्लम चल रही है, सभी इनपुट हम एआई को दे दें, तो क्या वो एक अच्छा कंसल्ट नहीं कर सकता एक पेशेंट को? नहीं, कंसल्ट कर सकता है पर मेरे फील के साथ नहीं है ना। कंसल्ट मैंने बोला फील नहीं है, सिर्फ एक इमोशनल टच में डाटा है, इमोशनल टच नहीं है। एंड पेशेंट को इमोशनल टच भी चाहिए ट्रीटमेंट में। आज कैंसर ट्रीटमेंट तो खासकर उसको इमोशंस के साथ ट्रीट करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई एआई कैन हेल्प अस बट टोटली रिप्लेस डॉक्टर्स नॉट पॉसिबल एट प्रेजेंट। आफ्टर 50 ईयर मे बी, आई डोंट नो, बट कुछ भी चेंज हो सकता है। आज से 20 साल पहले किसी ने रोबोट नहीं सोचा था कि रोबोट से ट्रीटमेंट होगा, आज हो रहा है। भैया आपका नवोदय में कब सिलेक्शन हुआ? नवोदय में मेरा सिलेक्शन 6th क्लास 1990। नवोदय का आपकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन रहा? मैं ये बोलूंगा मेरा सारा मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूशन ही नवोदय का, क्योंकि स्कूल ही तो है जो आपकी फाउंडेशन है। और वो स्कूल जिसने मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी, जिसने मुझे इंडिपेंडेंट, आई विल से एक्सपेरिमेंटल भी बनाया, एडेप्टेबल भी बनाया कि आई कैन अडेप्ट टू एनी सिचुएशन। जो मेरी एजुकेशन थी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, और लॉजिंग, बोर्डिंग, एवरीथिंग फ्री, नो एक्सपेंसेस ऑन माय फैमिली, एंड इट मेड मी स्ट्रॉन्ग। जब मैं फैमिली से दूर होते हो तो आपको पता है कि आप फैमिली से दूर आए हो, ज्यादा अच्छा पढ़ना है, अच्छा करना है, नाम करना है फैमिली का। तो दिस इज माय फाउंडेशन। मेरा स्कूल मेरी फाउंडेशन है, जिसने मुझे इतना इस काबिल बनाया कि आज मैं यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे। अगर नवोदय आपकी लाइफ में नहीं होता तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? सो नॉर्मल जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, जो गांव है मेरा एक छोटा सा, तो वहाँ लोगों का नॉर्मल सपना होता है एक सिंपल सरकारी नौकरी। चाहे आप उसको डीटीसी, डीडीए, दिल्ली पुलिस या फौज, आर्मी, यही सपने होते हैं। इससे ऊपर सपने गांव में लोगों के नहीं होते। सो वहां से निकल के नवोदय में जाना, वहां पे पढ़ाई करना, इंडिपेंडेंट, सेल्फ स्टडी, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, सो मन में अच्छा करने का आएगा। अगर मैं नवोदय नहीं जाता तो मैं कहीं ना कहीं, अगर मैं पढ़ाई में भी अच्छा होता, मैं किसी न किसी सरकारी नौकरी में जो मुझे थोड़े आराम से मिले तो वो कर रहा होता। मैं इतनी मेहनत करने की शायद जरूरत नहीं करता। नवोदय लाखों ग्रामीण बच्चों का लाइफ को कैसे बदल रहा है? ये कंसेप्ट जब नवोदय स्कूल का आया तो पहले गांव के लोगों का सरकारी स्कूल में जाना, सरकारी स्कूल में
पढ़ना, कितना पढ़ना, बहुत सारी चीज मैंने देखा था गांव में, जो लोग उनकी एडिक्शन बहुत जल्दी हो जाती थी स्मोकिंग से, या उनके पास जो वर्क प्रेशर होता था फैमिली में, खेत का, ये सब उसमें लग जाते थे, तो पढ़ाई की तरफ फोकस कम और काम की तरफ फोकस ज्यादा, तो वो लोग आगे लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाते थे। पर जैसे ही आप वहां से निकले और स्कूलिंग में गए और हॉस्टल में गए, तो आपके पास पढ़ने के अलावा, खेलने के अलावा, खाने के अलावा कुछ भी नहीं था। आपका, आपके फैमिली की तरफ से कोई वर्क प्रेशर नहीं था, आपको अच्छा करना था। तो वो एक चीज जो गांव के लोगों को मिली और गांव के बच्चों ने अच्छा करना शुरू किया, आज नवोदय स्कूल के बच्चे हर पोजीशन पे बैठे हैं। आप किसी भी पोजीशन की बात करो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करो, चाहे आईएएस ऑफिसर की बात करो, या डॉक्टर की बात करो, इंजीनियर की बात करो, दे आर इन एवरी फील्ड एंड दे आर लीडर्स। दे आर नॉट लाइक हाँ वो फील्ड में काम कर रहे हैं, दे आर लीडर्स। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। सो वो एक फाउंडेशन थी जो स्कूल ने दी ग्रामीण लोगों को, जो कभी नहीं मिल पाती अगर नवोदय स्कूल नहीं होता तो। नवोदय का कोई ऐसा इवेंट जिसको आप शेयर करना चाहेंगे? मैं उस स्टूडेंट को अच्छा मानता हूँ जो मिस्चीवियस होता है। मिस्चीवियस मीन्स कि भी वो शरारत भी करता है, गलती भी करता है, हरकतें भी करता है, नॉट ओनली स्टूडियस, किस खाली पढ़ना नहीं है, यू शुड बी लाइक एन ऑलराउंडर। तो मेरे अपने ऐसे इंसिडेंट्स थे कि भी मैं पढ़ने में अच्छा था, मैं हरकतें भी करता था, टीचर से लड़ता भी था, मैथ्स में भी लड़ता था, बाहर स्कूल को टाप के बाहर मूवी देखने भी जाते थे, सारे काम किए, पकड़े भी गए हैं। तो एक इंसिडेंस ऐसा था जो मेरे को जिंदगी भर याद रहेगा, मेरे प्रिंसिपल सर को भी याद रहता है। मेरे प्रिंसिपल सर आर्मी से बिलोंग करते थे। एक बार हमारी काफी कुछ क्लास के स्टूडेंट मूवी देखने चले गए गांव, पास के गांव में टीवी पे, और सर ने रोल कॉल की, पता लगा ये स्टूडेंट गायब है। अगले दिन सर अपने ऑफिस में बुलाते हैं, सबसे आगे मैं, फिर जो हमारी क्लास के 2-3 टॉपर्स थे सारे खड़े हुए आगे से, और फिर बाकी क्लास। प्रिंसिपल सर पूरा अच्छे तरीके से खड़े हुए मारने के लिए। सबसे पहले मैं खड़ा हुआ, फिर सेकंड स्टूडेंट, फिर थर्ड स्टूडेंट, सारे टॉपर्स खड़े हुए थे आगे। सर का मन मारने का और मार नहीं पा रहे। कहते बस तुम इसी वजह से बचे हो कि तुम पढ़ाई में अच्छे। एंड फिर आज वो सर सेम स्टेटमेंट देते हैं कि यार बच्चे तुम ही अच्छे थे जो स्टार्ट करते थे, ताकि हम तुमसे इंटरेक्ट तो करते थे। आज के बच्चे तो शरारती ही नहीं करते, खाली फोन पे बैठे हैं। तो टीचर्स को चाहिए शरारती बच्चे, पढ़ाई में भी अच्छे और शरारती भी करें। तो वो चीज थी हमने की, एंड आज अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट भी करते हैं और टीचर्स हमें अच्छा भी मानते हैं। आपके समय में जो बिल्डिंग होती थी वो परमानेंट थी या फिर ऐसे रेंटेड, जैसे शुरुआत में जब नवोदय खोलते हैं ना तो ऐसे रेंटेड कर देते हैं? सो जब 1990 में गए तो रेंटेड एकोमोडेशन था। एक पुराना सरकारी स्कूल था जिसमें हमें रखा गया था। 94 9th क्लास तब हम आपको एक परमानेंट बिल्डिंग मिली हमें, खंडर में बनी हुई, जिसको हमसे ही ठीक करा गया, हमने ही पेड़ लगाए और उस खंडर को हमने स्कूल बनाया। तो ये चीज भी हमें सिखाई गई कि कैसे आप अपना घर बना सकते हो। एक खंडर वाली जगह पे आपने अच्छा एक सुंदर घर बनाया, वो हमने बनाया अपने स्कूल को। आज हम फैसिलिटी के बारे में बात करें नवोदय में तो डिजिटल बोर्ड हैं, AR/VR लैब सेटअप हैं, अटल टिंकरिंग लैब हैं। हम उस समय के बारे में बात करें, आप जब थे तब फैसिलिटी बहुत कम थी, या आज होते तो आप उन फैसिलिटी का कैसे उपयोग करते? क्योंकि ऐसा है कि टाइम बदलता है। मेरे टाइम पे जो फैसिलिटी थी वो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही थी, और उस टाइम की एजुकेशन थी उसी बेसिस पे बेस्ड थी कि आप ब्लैक बोर्ड पे थे, बुक्स में थे, डिजिटल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, कंप्यूटर भी बहुत रेयरली अवेलेबल था, और था भी तो हम गेम खेलने के लिए यूज करते थे। हम कोई लैंग्वेज नहीं सीखते थे कंप्यूटर पे। कंप्यूटर की एजुकेशन और लैंग्वेज तो हमने बाद में सीखनी शुरू की। पर जो आज जो फैसिलिटीज है वो आज की जनरेशन के लिए वही चाहिए। आज से 30 साल पहले होते तो वो शायद मुझे समझ में ही नहीं आता कि क्या है, पर आज की जनरेशन को चीज समझ में आती है। तो चीजें चेंज होनी चाहिए, बट मैं जो मेरे टाइम पे था मैं उससे बहुत खुश था। नवोदय में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? संदेश सिंपल है कि बिना हार्डवर्क के कुछ नहीं मिलता। लक यस शुड बी देयर विद यू, हार्डवर्क मैटर्स, एंड सेकेंड इफ यू आर सक्सेसफुल व्हाटएवर यू डू विद ऑनेस्टी। कभी किसी गरीब आदमी का दिल मत दुखाओ, अच्छा काम करो ताकि सोसाइटी को फायदा हो, तुम्हारा नाम होगा। हार्डवर्क, लक, एक्सपीरियंस ये सब जरूरी है, बट ऑनेस्टी बहुत जरूरी है अपने काम के साथ। थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट।
नवोदय स्टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ नवोदयंस के पॉडकास्ट करते हैं। उसका बेसिकली पर्पज ये होता है कि जो नवोदय में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक ये मोटिवेशन मिले कि एक जो भैया या दीदी है वो इतने अच्छे पोजीशन पे जा सकते हैं, वो इतना अच्छा कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। दैट्स द मोटो कि नवोदय स्टॉक स्टार्ट हुआ। और हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू राज, थैंक यू सो मच।